नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आरएस मींस 2024 जो 2025 में अभी 18 जून को जो पेपर हुआ है उसके पेपर वन में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से सेक्शंस थे, तो आपको पता है। कहाँ कौन से सोर्सेस थे जहां से क्वेश्चन गए, तो सारी चीजें रिलेवेंट तरीके से, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक तरीके से आंसर की होगी, पूरा सॉल्यूशन पेपर वन के हिस्ट्री सब्जेक्ट का, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, राजस्थान हिस्ट्री हो, या राजस्थान कल्चर हो। उस पूरे टॉपिक को हम अच्छे से सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, आंसर की बताऊंगा, और उसको एनालाइज करेंगे कि कौन से सोर्सेज से वो आया है और किस तरह से आपको आंसर फ्रेम करके लिखना था। लेक्चर को देखने के लिए दो तरह के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर बेनिफिट ले पाएंगे। पहले वो जिन्होंने आर एस मीन्स 2024 अटेम्प्ट किया है, पेपर दिया है, वो यहाँ पर ये जान पाएंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो पेपर वन के हिस्ट्री सेक्शन में पूछे गए, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, ठीक है, वो किस तरह से लिखने हैं, क्या क्या सॉल्यूशन होंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन 15 वर्ड्स में कैसे लिखने हैं, कि 5 नंबर के क्वेश्चन 50 वर्ड्स में कैसे लिखने हैं, और 10 मार्कर्स जो क्वेश्चन है वो 100 वर्ड्स में कैसे लिखने हैं। ये सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बताऊंगा। साथ ही सोर्सेज वगैरह सारे बताए जाएंगे, ताकि ये बच्चे जो रिपीटर्स आगे चल के बनेंगे, जो नेक्स्ट टाइम भी पेपर देंगे, उनको पता चले कि हमारे हर क्वेश्चन में क्या गलती रही, किस तरह से हमने अटेम्प्ट करने की गलती रही, हमारे सोर्सेज में क्या क्या गलती। दूसरे तरह के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस लेक्चर को देखेंगे वो होंगे जो फ्रेशर्स होंगे पूरी तरीके से, और पहली बार अपना अटेम्प्ट जो 2026 का जो नेक्स्ट पेपर आएगा, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उनके लिए ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो ये समझ पाएंगे कि हिस्ट्री सेक्शन में आरपीएससी का क्या माइंडसेट है, किस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम करके देता है, किस तरह से आपको आंसर्स लिखने होंगे, और कौन से सोर्सेज आपको पढ़ने पड़ेंगे उन आंसर्स को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। इस वीडियो की डिटेल्ड पीडीएफ जो है वो राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री सेक्शन जो है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए। एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे जिनका आंसर आपको 15। दूसरे तरह के क्वेश्चन थे 5 नंबर के, जिनका आंसर आपको 50 वर्ड्स में लिखना था। और तीसरे तरह के क्वेश्चन 10 नंबर के थे, जिनका आंसर आपको 100 वर्ड्स में लिखना था। तीनों तरह के क्वेश्चन को लिखने की अप्रोच, आंसर को लिखने की अप्रोच जो है वो पूरी तरीके से अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहलाती है, ये आंसर राइटिंग टेक्निक्स कहलाती है। किस तरह से आंसर्स आपको फ्रेम करने करके लिखने हैं, और किस तरह की गलतियां आपने की हैं अगर ये क्वेश्चन, अगर ये पेपर आपने आर एस मेंस 2024 का अटेम्प्ट किया है, तो वो आपको यहाँ पर पता चले। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, आप किस तरह का आंसर लिख के आए हो, मॉडल आंसर जो है वो किस तरह का होगा, और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 1 का हिस्ट्री सेक्शन। इसके अलावा सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, बिहेवियर, पॉलिटी, ये सारी टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट के जो सॉल्यूशन है वो सारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं राजस्थान अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर और राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां जाकर पीडीएफ वगैरह वो सारी चीजें देख सकते हैं और उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से गाइड करेगा आपको वीडियो। ठीक है, ये एक फाउंडेशन का काम करेगा। आपकी आने वाली सारी तैयारी जो है वो इसी वीडियो पर बेस्ड होगी कि इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है, इस तरह का माइंडसेट आरपीएससी का रहता है, ताकि आप उस तरह की प्रिपरेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो 2 नंबर का क्वेश्चन था, 15 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना था। 2 अंक यहां पर मिलेंगे अगर आपने लिखा। क्वेश्चन फर्स्ट है, 2 फीमेल सेंट्स ऑफ चरणदासी सेक्ट, चरणदासी संप्रदाय के 2 महिला संतों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पहला नाम है सहजोबाई, दूसरा नाम है दयाबाई। ये 2 इंपॉर्टेंट मेल सेंट थी जो चरणदासी संप्रदाय से संबंधित थी। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय किसने, इसकी स्थापना किसने की थी? चरणदास जी ने की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डिवोशनल पोट्री जो है वो कंपोज की। इसके अलावा गुरु भक्ति पे एम्फसाइज किया। गुरु कौन थे इनके? चरणदास जी महाराज। ठीक है, इन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया, और जो स्पिरिचुअल सीकर्स थे, जो लोग थे, ये सीकर, वो राजस्थान वाला सीकर नहीं, इंग्लिश वाला सीकर है। ठीक है, अपनी जो जितनी भी टीचिंग्स थी, जो शिक्षा दीक्षा इन्होंने दी, वो स्पिरिचुअल सीकर्स को दी, उनको इंस्पायर किया। इस तरह से आप आंसर। हालांकि अगर आपने सहजोबाई और दयाबाई ये 2 कीवर्ड भी यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड इन 2 कीवर्ड से ही सेटिस्फाई हो रही है। 2 फीमेल सेंस ऑफ चरणदासी सेक्टर, बस ये पूछा है, आपने 2 वर्ड लिख दिए, आपका काम हो गया। आरपीएससी आपको नंबर देगी। हालांकि 3 वर्ड्स में आपको लिखना है, थोड़ा सा आप एलेबरेट करके लिख सकते हैं कि सहजोबाई और दयाबाई ने और क्या क्या काम किया। ठीक है, तो आपने इस तरह का अगर आंसर लिखा है तो 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। देन आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी जो
ठीक है, जो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वहां से ये क्वेश्चन लिया गया था। इजी क्वेश्चन है, जनरली सबने ये अटेम्प्ट किया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि मारवाड़ स्टेट में, जैसे मेवाड़ है, गढ़ है, वैसे मारवाड़ जो स्टेट था, जो हाल फिलहाल जैसे जोधपुर पाली का जो एरिया है उसको पहले मारवाड़ कहा जाता था, उससे पहले उसका नाम मरुवाड़ था। ठीक है, मरु प्रदेश, मरुवाड़, मारवाड़। ठीक है, उसमें हाथ का पूरब क्या होता है? अब हाथ का पूरब एक उपाधि होती है, एक ऑनर होता है। ठीक है, और जिस भी व्यक्ति को ये ऑनर मिलता है वो अलाउड होता है महाराजा के नी घुटना या फिर रोब को टच करने के लिए। ठीक है, much like an arm bearer spreading his arms in response to Maharada would place his hand on the person's shoulder। ये जो सेंटेंस है इसकी वजह से यहाँ पर इसको हाथ का पूरब कहा गया। ये वो एक सम्मान है जो महाराजा, जो जिस भी व्यक्ति को वो सम्मान मिलता है वो अलाउड होता है महाराजा के नी या रोब को छूने के लिए, much like an arm bearer spreading his arms। और इसके बदले में राजा क्या करता है? राजा अपने हाथ को उस व्यक्ति के कंधे पर रखता है, then bring it to his own chest। This marks the respect came from two forms, single and double। ये क्या कहते हैं? हाथ का पूरब कहते हैं। ये रेवेन्यू सिस्टम वाला जो चैप्टर है स्पेशली लिखा हुआ है सिलेबस में, रेवेन्यू सिस्टम इन मेडिवल, वहां से क्वेश्चन सीधा सीधा उठाया गया है। अगर आप डिटेल में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबें पढ़ते हैं वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबें हैं, राजस्थान इतिहास की, वहां से एक क्वेश्चन लिया, वो किताब आप पढ़ सकते हैं आपके आने वाले, या फिर वो बच्चे जिन्होंने अभी पेपर दिया है और वो ये सोच रहे हैं ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, तो सिलेबस में रेवेन्यू सिस्टम इन मेडिवल राजस्थान टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी, और भी किताबों में होगा लेकिन ऑथेंटिक किताब जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, राजस्थान इतिहास और संस्कृति, वो आप रेफर कर सकते हैं आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया, हु ड्राफ्टेड फर्स्ट इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो एक शब्द तो अगर आप ये लिख देंगे कि किसने ड्राफ्ट किया तो वहां आपको एक नंबर मिल जाएगा। ऑन विच ग्राउंड मॉडल इट वाज बेस्ड अपॉन, किस ग्रोथ मॉडल, ग्राउंड मॉडल सॉरी ग्रोथ मॉडल, किस विकास मॉडल पर ये बेस्ड था। ये दो चीजें आपको लिखनी है, पहला लिखना है किसने इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट किया, और दूसरा कीवर्ड आपको लिखना है कि कौन से ग्रोथ मॉडल पर आधारित है। ये दो चीजें आपने लिखी, आपका काम हो गया। देन हालांकि मैंने इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ लिखने की कोशिश की, और वो इसीलिए की ताकि नॉलेज ज्यादा हो, नॉलेज कम बेकार, सारा लिखना सिर्फ अपना समझाने के लिए है। इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951 से 1956 तक। इसने ड्राफ्ट किया प्लानिंग कमीशन, इसकी लीडरशिप के अंडर में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, विद के.एन. राज प्लेइंग ए की फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ हो गया, लेकिन यहाँ से सिर्फ आपको एक, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहला हु ड्राफ्टेड इंडिया फर्स्ट 5 ईयर, यहाँ हमने बताया इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से 1956 तक था। प्लानिंग कमीशन ने उसको ड्राफ्ट किया था, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में वो हुआ था, और के.एन. राज में उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया। ये कौन से मॉडल पर बेस्ड था? तो वो मॉडल का नाम था हेरोड डोमार ग्रोथ मॉडल। ये आपने यहाँ लिखा, यहाँ आपको एक नंबर और मिल जाए। ठीक है, अब थोड़ा मैंने यहाँ पर ये भी समझा दिया कि ये जो हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल है ये है क्या चीज। ये इसके 3 पॉइंट्स थे, 3 ऊपर ये एम्फेसाइज करना। कैपिटल एक्यूमुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा धन का एक्यूमुलेट करें। दूसरा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे फोकस था। और तीसरा क्लोजिंग द गैप बिटवीन रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल ग्रोथ। रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट है 5% और एक्चुअल ग्रोथ है 2%। का जो गैप है 3 को कम। देन इस क्वेश्चन में अगर आप सीधे सीधे लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तो यहाँ आपको एक नंबर मिलता है। के.एन. राज लिखते हैं तो एग्जामिनर इंप्रेस होता है, और अगर हेरोड डोमार ग्रोथ मॉडल लिखते हैं का काम हो जाता है, क्वेश्चन की डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है। और अपना प्राइमरी मोटिव जो होता है आरएस मेंस एग्जाम में वो यही होता है कि क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करना। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें ये देखो कि यहाँ तो इस सेंटेंस में तो उसने क्या पूछा है और इस सेंटेंस में उसने क्या पूछा है, जो वो पूछ रहा है उसको वो बता दो, बात खत्म। एडिशनल डेटा आप लिखते हो तो उससे कोई फायदा नहीं। ये यहाँ मैंने इतनी सारी रामायण सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको समझा सकूं एडिशनल नॉलेजेस। लेकिन इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये है, हु ड्राफ्टेड इंडिया फर्स्ट ईयर प्लान। प्लानिंग कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड के.एन. राज ड्राफ्टेड इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देन सेकंड, ऑन विच ग्रोथ मॉडल इट वाज बेस्ड ऑन? इट वाज बेस्ड ऑन हेरोड डोमार ग्रोथ मॉडल। बात खत्म, यहाँ आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो
15 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना था। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट क्या हुआ था, पॉइंट सीधा सीधा वहां से पूछा गया है, अहमदिया मूवमेंट क्या होता है, अहमदिया मूवमेंट क्या। अहमदिया मूवमेंट सीधा सीधा है, मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था 1889, कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट किया। और इसका एम क्या था, यहाँ पर आपने क्या क्या फैक्ट दे दिया, पहला फैक्ट दे दिया मिर्जा गुलाम अहमद, इसके फाउंडर का नाम, दूसरा कौन सा साल 1889, और तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो था रिवाइव इस्लाम थ्रू पीसफुल रिफॉर्म, एम्फसाइज्ड यूनिटी, रैशनैलिटी एंड रिजेक्टेड जिहाद, जिहाद को रिजेक्ट किया गया, बाय वायलेंस, प्रमोटिंग स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन स्टेट। ये अगर आपने यहाँ पर लिखा है इस तरह की चीज, यह 3 फैक्ट्स आपने अपने आंसर में इन्वॉल्व किए हैं। पहला क्या है कि फाउंडर कौन थे, ठीक है, दूसरा फाउंडिंग ईयर कौन सा था, और तीसरा फैक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे अहमदिया मूवमेंट के। तो यहाँ आपने अहमदिया मूवमेंट के बारे में मेजर चीजें लिख दी कि भैया कौन, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप पूछते हैं, क्या पूछते हैं, पिताजी का नाम क्या है, उसका जन्म कब हुआ, और उसने अपने जीवन में क्या क्या किया। डन। तो वही हमने यहाँ अहमदिया मूवमेंट के बारे में लिखा, या अहमदिया मूवमेंट के अलावा कुछ भी मूवमेंट आता, आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले पेपर्स में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी मूवमेंट के बारे में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये 3 फैक्ट आपको लिखना है। पहला, उसका फाउंडर कौन है, ठीक है, दूसरा उसका फाउंडिंग ईयर कौन सा है, और तीसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। 3 वर्ड्स में आपने अगर ये लिख दिया, आपका काम हो, आपको 2 नंबर आरपीएससी दे देगा, 1.5 से 2 नंबर, ठीक है, 1.5 नंबर देगा। इस तरह का आंसर आप फ्रेम करके लिखेंगे अच्छे से, 2 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया था, ये लास्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, 2 नंबर के मार्क्स, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 10 नंबर के, और ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे। क्वेश्चन था थर्मिडोरियन रिएक्शन क्या था। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि थर्मिडोरियन रिएक्शन कब हुआ, 1794 में हुआ, ठीक है। कहां पर हुआ, क्या समय क्या चल रहा था 1794 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समय चल रहा था वो जब, और ये क्या चीज थी, ये पॉलिटिकल शिफ्ट थी। द थर्मोडोरियन रिएक्शन वाज अ 1794 पॉलिटिकल शिफ्ट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मार्किंग द फॉल ऑफ रॉबस्पियर एंड एंडिंग द रेन ऑफ टेरर एंड लीडिंग टू मोर मॉडरेट बर्जुआ कंट्रोल्ड गवर्नेंस। इस तरह से अगर आप ये आंसर फ्रेम करके लिखते तो आपको यहाँ पर 1.5 से 2 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आपने 1794 लिखा है, आपको आधा नंबर मिलेगा। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड लिखा है, आपको आधा नंबर मिलेगा। इसके बाद आपने ये पॉइंट लिखा है कि मार्किंग द फॉल ऑफ रॉबस्पियर, ठीक है, कि थर्मोडोरियन रिएक्शन जो था वो रॉबस्पियर के फॉल को मार्क कर रहा था, तो यहाँ पर आपको आधा नंबर मिलेगा। और इसके बाद अगर आप एडिशनल चीजें लिख रहे हैं कि एंडिंग द रीन ऑफ टेरर एंड लीडिंग टू मोर मॉडरेट एंड बर्जुआ कंट्रोल गवर्नेंस, वहां पर आपको आधा नंबर मिलेगा। और इस तरह से आपको 2 नंबर आपके यहाँ पर थर्मोडोरियन के पक्के होते हैं। ये 1794 में हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय हुआ था, फॉल ऑफ ये पॉलिटिकल शिफ्ट था, और ये मार्क कर रहा था रॉबस्पियर के फॉल, ठीक है, रेन ऑफ टेरर को एंड कर, ठीक, मार्किंग थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखे, और आप ये देखेंगे कि सीधा सीधा एग्जैक्ट चीजें पूछी गई कि भाई मुझे 2 फीमेल संतों के नाम बता दो, एग्जैक्ट चीजें, ठीक है। कि आपको यहाँ पर घुमा फिरा के नहीं लिखना, आपको आता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, नहीं आता तो नहीं मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी एज एग्जैक्ट पूछा गया, हाथ का पूरब, सीधा सीधा फैक्ट पूछा गया, आपको आता है तो लिखोगे, नहीं आता है तो कुछ भी आप लिखोगे, आपको 0 काट के 0 किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया कि इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब किसने ड्राफ्ट किया, ग्रोथ मॉडल कौन सा था। क्या फैक्ट आता है तो लिखोगे, नहीं आता नहीं लिखोगे। अहमदिया मोमेंट भी फैक्चुअल क्वेश्चन था सीधा सीधा, थर्मोडोरियन रिएक्शन फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो यहां से ये प्रूव होता है कि आरपीएससी जो है वो हिस्ट्री के पहले सेक्शन में जो 5 नंबर, सॉरी 2 नंबर के जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका वेटेज 10 मार्क्स का होता है, उसमें सीधा सीधे क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है। आप पढ़ने की कोशिश करें, ऑथेंटिक किताबों को पढ़ें, अगर आपको आता है तो लिखने की कोशिश करें, नहीं आता है तो उसको स्किप कर दीजिए, उसमें तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, आरपीएससी उसको काट के 0 करने वाला है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। कोशिश करिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया था, एनसीईआरटी में क्लास 10th क्लास 11th में फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर है, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप पढ़ेंगे, वहां पे थर्मिडोरियन रिएक्शन का उल्लेख है, ठीक है। और अब आपको ये देखना है कि राइटिंग स्किल आपकी होगी कि उस इतने बड़े जो मान लीजिए 50 शब्द अगर लिखे हुए हैं थर्मोडोरियन रिएक्शन के, तो आपको उसको 15 वर्ड्स में कैसे फ्रेम करना है, उसका वो आपने कर लिया, आपको मार्क्स मिल जाए। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन 2 2 नंबर के थे। आगे अगले सेक्शन पे चलते हैं, ये था सेक्शन नंबर 1 ऑफ 15 वर्ड्स 2 मार्कर क्वेश्चन, 10 नंबर का हमने कंप्लीट किया, और हमने यहाँ ये जाना कि सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन।
आगे चलते हैं, ये यूनिट फर्स्ट यानी हिस्ट्री का पार्ट बी है। पार्ट ए में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए जो कि 15 शब्दों में लिखने थे। पार्ट बी में 50 शब्दों में लिखने वाले क्वेश्चन है, जो 5 नंबर जिनके मिलेंगे 25, मतलब 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, तो 25 नंबर का पेपर है। ये आंसर आपको थोड़े से ज्यादा डिटेल में लिखने हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं, सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या पूछा गया? कमेंट ऑन द सम्राट यंत्र ऑफ जंतर मंतर जयपुर। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया, जयपुर में जो जंतर मंतर है उसमें सम्राट यंत्र लगा हुआ है, उसके बारे में आपको लिखना है। सीधे सीधे सबसे पहले तो ये लिखिए कि ये सम्राट यंत्र जो कि जंतर मंतर में है, जंतर मंतर बनाया किसके द्वारा गया था? तो ये सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 18th सेंचुरी में। अगर जन स्पेसिफिकली हम बात करें तो 1727 में तो जयपुर की स्थापना हुई। उसके बाद 1734 के आसपास जो है वो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने यहाँ पर 5 वैधशालाएं बनाई गई। ठीक है, जो दिल्ली में है, एक एक जयपुर में है, इसके अलावा एक उज्जैन में बनाई गई। ठीक है, इस तरह से 5 वैधशालाएं बनाई गई, जंतर मंतर आ गया और उसके अंदर जो है वो सम्राट यंत्र लगा हुआ है। हमें बात करनी है सम्राट यंत्र के बारे में। फर्स्ट जो हमने सेंटेंस लिखा वो तो हमने ये लिखा कि सम्राट यंत्र जो कि जंतर मंतर में है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल है। ठीक है, पत्थर से बना हुआ, शिला से बना हुआ एक सनडायल है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। 18th सेंचुरी में बनाया गया था, मतलब 1727 के बाद 1734 के आसपास आसपास। का काम क्या है? इट प्रिसाइसली मेजर्स टाइम डिक्लाइनेशन, टाइम डेक्लाइनेशन एंड सेलेस्टियल ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये टाइम वो बताता है। टाइम अब कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए ये एक सनडायल इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, आकृति, पर्पस उसका क्या है? आप अगर आपने देखा हुआ है तो आप उसकी आकृति भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ यहाँ सन और इसकी छाया इस तरफ, जैसे जैसे सूरज ऊपर आएगा वैसे वैसे इसकी छाया जो है वो नीचे होती रहेगी। ये जो डिक्लाइनेशन है, इसका एंगल है। ठीक है, उस एंगल से आपको क्या पता चलता है? टाइम पता चलता है कि अगर सूरज बिल्कुल नीचे है, इसकी छाया ही नहीं है, तो अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। तो जैसे ही उगा थोड़ा सा और इसकी छाया बहुत लंबी गई, यहाँ तक आई छाया, हाँ मतलब सुबह के 7 बज रहे हैं। छाया यहाँ पे आई मतलब सुबह के 8 बज रहे हैं। छाया यहाँ पे आई तो 9 बज रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल छाया ही नहीं है इसकी कहीं, तो इसका मतलब 12 बज रहे हैं, सीधा ऊपर सूर्य। डन। तो इस तरह से वो टाइम और डेक्लाइनेशन, शेडोज जो जो सूर्य की शेडोज होती है उसके अनुसार वो टाइम डेक्लाइनेशन, सेलेस्टियल एल्टीट्यूड, हाइट है सेलेस्टियल बॉडीज की, वो यहाँ पर मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग 27 मीटर टॉल, ये जो पूरा सनडाइल है, ठीक है, जिसे सम्राट यंत्र कहा जाता है, 27 मीटर ऊंचा है। इट कास्ट्स अ शैडो दैट मूव्स विजिबली एवरी मिनट। अब ये इतना एक्यूरेट है कि मैं तो यहाँ पर आपको घंटे के हिसाब से बता रहा था, 7 कब बजे, 8 कब बजे, 9 कब बजे। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि एक एक मिनट में इसकी शेडो चेंज होती है, और उस शेडो की चेंज से आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं कि अब 7:15 हो रहे। This astronomical instrument symbolizes India's advanced scientific knowledge and architectural brilliance during the medieval period, aiding in accurate timekeeping and astronomical observation। ये 3 सेंटेंसेस में आपको यहाँ पर फ्रेम करके आंसर लिखना था। तीनों सेंटेंसेस में आपने क्या बताने की कोशिश की? पहले तो जंतर कहाँ पर है, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये है क्या चीज, सम्राट यंत्र है क्या, लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल किसने बनाया? महाराजा सवाई जयसिंह। कब बनाया? 18th सेंचुरी। जयपुर की स्थापना के बाद 5 जगह जंतर मंतर बनाए गए, जिनमें से एक जयपुर में था और उसके अंदर है। ये क्या करता है? इसका मेजर फंक्शन क्या है? ये इसका मेजर फंक्शन, या मेजर टाइम। जैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है ताकि आपको पूरा स्पेस यहाँ पर फिल हो जाए। देखिए 50 वर्ड्स ईच लिखा हुआ है, लेकिन अपना टारगेट क्या होता है, मैं हमेशा से आपको ये बात कह रहा हूँ, स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करेंगे उतना सही रहेगा। उसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप 45 वर्ड्स लिखो या 55 वर्ड्स क्रॉस कर जाओ, एग्जैक्टली 50 वर्ड्स नहीं लिखे। आपको तो सीधा सीधा स्पेस फिलअप करना है। तो आप चाहे डायग्राम बना के करें, चाहे फ्लो चार्ट बनाएं, उसका क्वेश्चन की डिमांड सेटिस्फाई होनी चाहिए और स्पेस जो है वो फिल होना चाहिए। डन। आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन पूछा गया, चंदावल इंसिडेंट 1942 ऑफ राजस्थान पीस इन मूवमेंट। कुछ नहीं, व्हाट वाई कुछ नहीं, सीधा सीधा एक सेंटेंस दे दिया गया, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो राजस्थान पीस इन मूवमेंट, आपको एक कीवर्ड दे दिया, 1942 दिया और चंदावल इंसिडेंट। तो आपको क्या लिखना है कि चंदावल इंसिडेंट जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो सब वो हुआ था जोधपुर स्टेट, मारवाड़ में। ठीक है, द चंदावल इंसिडेंट ऑफ 1942
was a significant event in the peasant movement in Rajasthan, particularly in जोधपुर स्टेट। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, चंदावल इंसिडेंट हुआ क्या? किसान थे जो फार्मर्स थे, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हैवी टैक्सेस एंड फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन। बहुत सारे कर जो है वो यहाँ पर लगाए हुए थे, चवरी कर, तलवार बधाई कर, लाग बाग, और ये सारे कर जो है वो किसानों पर लगाए गए थे। किसान को बहुत भारी मात्रा में जो अमाउंट है वो यहाँ पर पेमेंट करना होता था, और फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बहुत ज्यादा था। फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे, जैसे जागीरदार वगैरह है, जमींदार वगैरह जो थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे वो, और कभी भी कोई सा कर लगा दिया, कभी कोई सा कर लगा दिया। जैसे कि पृथ्वी सिंह और कृष्ण सिंह ने कर लगाए थे, तलवार बधाई, कावरी कर, इस तरह से फ्यूडल एक्सप्लॉइट। आपको पता है कि आपके स्टेट में जोधपुर वाटर डेफिसिट, रेन डेफिसिट, और वहां पर क्रॉप्स इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, फिर भी आप एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं। तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए जितने भी किसान थे वो चंदावल विलेज में इकट्ठे हुए थे, और ब्रिटिश सपोर्टेड प्रिंसली अथॉरिटीज, जो प्रिंसली अथॉरिटीज थी, जो राजा वगैरह राजकीय अथॉरिटीज, वो किससे सपोर्टेड थी? वो ब्रिटिश सपोर्टेड थी, सपोर्ट आप था। और उन्होंने रेस्पॉन्स किया। रेस्पॉन्स क्या था? पुलिस फायरिंग थी, और बहुत सारे सारे पीजेंट्स की किलिंग वहां पर की गई। The British supported princely authorities responded with police firing, killing several peasants. And this tragic incident became a symbol of agrarian resistance and fueled the larger freedom and peace movement in Rajasthan during the Quit India era. ठीक है, तो इस तरह से 4 सेंटेंस में आप यहाँ पर एक एक नंबर भी अगर आप सिक्योर करने की सिक्योर कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा एज ले लेते हैं। तो पहले तो आपको इस आंसर राइटिंग में क्या करना है, चंदावल मूवमेंट कहाँ पर हुआ, कब हुआ, वो आप एक सेंटेंस में लिख दीजिए। वो क्यों हुआ, क्या कारण था उसका, फार्मर्स जो है वो चंदावल विलेज में इकट्ठे हुए थे अगेंस्ट हेवी टैक्सेस और एक्सप्लॉइटेशन। चंदावल इंसिडेंट में क्या हुआ, व्हाट लेड टू द सिचुएशन एंड व्हाट इज द सिचुएशन। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर मैथ क्या हुआ। इस तरह से 4 सेंटेंस में आपने चंदावल इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सनालिटी, ठीक है, तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन 5 नंबर का 50 वर्ड्स में आपको लिखना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं 8th क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन कहां से पूछ लिया गया? राजस्थान हिस्ट्री से पूछ लिया गया, चंदावल इंसिडेंट। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन कहां से पूछ लिया गया? राजस्थान कल्चर से पूछ लिया गया, आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ राजस्थान में से सम्राट यंत्र के बारे में। राजस्थान इतिहास से पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन आता है कंसेप्ट ऑफ पंचरात्र। ये क्वेश्चन पूछ लिया इंडियन कल्चर से। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। पंचरात्र क्या है? वैष्णव रिलीजियस ट्रेडिशन है ये, और इसमें लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती है थ्रू डिवोशन एंड टेंपल वर्शिप। ये क्यों किया जाता है? इसमें अगमा टेक्स्ट जो है उनको इंक्लूड किया जाता है। इट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ अगमा टेक्स्ट बिलीव टू बी रिवील्ड बाय विष्णु ओवर 5 नाइट्स। 5 रातों तक ये पूजा अर्चना का वो चलता है। सेंट्रल टू इट्स फिलोसफी आर द 4 व्यूअर्स, वासुदेव, संस्कारना, प्रद्युम्न and Aniruddha representing cosmic functions. Panchratra emphasizes bhakti, daily rituals and path to moksha through devotion and spiritual discipline. इस तरह से आपको अगर फ्रेम करके आपने आंसर लिखा है तो आपको 3 नंबर 4 नंबर आपको मिलेंगे। 3 3.5 नंबर तो मिलेंगे, 4 नंबर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है आरपीसी। यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपसे पूछा सम्राट यंत्र के बारे में लिखो, आपको लिखना है। ठीक है, आपसे पूछे चंदावल इंसिडेंट, चंदावल इंसिडेंट के बारे में पूछते आपको लिखना। नॉलेज होगी तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाएं और उससे पढ़ने की और उससे लिखने की आदत बनाएं। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक जैसे कौन सी आप उठा सकते हैं? कोई हिस्ट्री की मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताई कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तकों से पूछा गया है, और एक कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की किताब आती है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान आता है, और 9वीं में फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया आता है। तो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया जो है, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ राजस्थान सॉरी, उसमें से एक क्वेश्चन सीधा सीधा उठाया है चंदावल। देन पंचरात्र मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, विष्णु से संबंधित, लॉर्ड भगवान विष्णु से, वैष्णव रिलीजियस ट्रेडिशन है, इसके अंदर 5 रातों तक ये रिचुअल चलता है, आगमा टेस्ट होते हैं, तो आपको 3 3.5 नंबर यहाँ पर दिलवाएगी। 9th क्वेश्चन जो है, एग्जामिन द इंडिजीनियस इंपैक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ये मिडाइवल जो कल्चर है उससे सीधा सीधा पूछा गया है। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि मुगल आर्किटेक्चर एक ऐसा टॉपिक है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। समझ गए? यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल आर्किटेक्चर पर इंडिजीनियस इंपैक्ट मतलब देशीय जो प्रभाव पड़े, यहाँ पर भारतीय जो प्रभाव पड़े उनके बारे में।
ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस आप क्या फ्रेम करेंगे, मुगल आर्किटेक्चर थ्रो रूटेड इन पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल्स वाज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिजीनियस इंडियन एलिमेंट। और सिर्फ मुगल आर्किटेक्चर नहीं, अगर इंडियन आर्किटेक्चर भी बाहर कहीं जाएगा तो वहां पर्टिकुलर फ्यूजन होता ही होता है, तो एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता ही मिलता है। क्यों मिलता है इम्पैक्ट आपको देखने को, क्योंकि देखिए मान लीजिए ताजमहल बन रहा है, ताजमहल बन, अब कौन बना रहा है ताजमहल, शाहजहां बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन शाहजहां खुद तो, शाहजहां कहाँ के हैं, बाहर के हैं, पर्शिया सेंट्रल एशिया, ठीक है, लेकिन शाहजहां खुद थोड़ी बनाएंगे, उन्होंने 10 मजदूर तो बुला लिए बाहर से, ठीक है, पर्शियन मुगल आर्किटेक्चर में जो एक्सपर्ट है, बाकी 100 जो मजदूर हैं वो तो इंडियन ही होंगे ना, तो अपनी तो थोड़ी बहुत छाप वहां पर छोड़ेंगे, और नहीं भी छोड़ेंगे तो वो अपने आप निकल के आएगी। पॉइंट, Mughal architecture, though rooted in Persian and Central Asian styles, was significantly influenced by indigenous Indian elements. Features like छतरी, आप और ये फीचर्स भी बताने हैं आपको कि कौन कौन से इफेक्ट तो हुआ, ये तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एग्जामिन करना तो हुआ, तो आपने यहाँ लिख दिया फर्स्ट सेंटेंस में कि ठीक है कि मुगल आर्किटेक्चर पर्शियन और सेंट्रल एशियन स्टाइल का था, लेकिन यहाँ अब फीचर्स कौन कौन से थे, पहला तो छतरी होंगी, छतरियाँ, जैसे आप राजस्थान राजपूताना में देखिए, राजपूताना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको देखिए, झरोखे आपको देखिए, लोटस मोटिव्स आपको देखते हैं, और इसके अलावा लाल पत्थर रेड सैंडस्टोन का जो यूज किया गया, लाल किले में यूज किया गया हो, चाहे कुतुब मीनार में यूज किया गया हो, या गुलाम वंश ने भी बहुत ज्यादा यूज किया रेड सैंडस्टोन, बाद में ये तो मैं कहूँ कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया उसके बाद से ग्रेजुअली संगमरमर का यूज शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले जो था वो रेड सैंडस्टोन की ट्रेंड में था, ठीक है। इन सब चीजों के चक्कर में क्या हुआ, ये राजपूत और हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगी। इंडियन इम्पैक्ट का मतलब ही राजपूत और हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल हो गई। कौन कौन सी स्टाइल थी कि छतरियां यूज की गई, झरोखे यूज किए गए, लोटस मोटिव्स यूज किए गए, और रेड सैंडस्टोन यूज, ठीक है। फ्यूजन एविडेंट इन स्ट्रक्चर्स लाइक फतेहपुर सीकरी और हुमायूं का मकबरा। आप ये जो पिक्चर्स हैं, जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स थी, जो राजपूत आर्किटेक्चर स्टाइल थी, ये आप एग्जांपल्स भी तो देने पड़ेंगे आपको, यहाँ आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है। पहली चीज तो आपने ये किया कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, दूसरा आपने फीचर्स बताए, तीसरा आपको वो आर्किटेक्चरल वंडर्स बताने हैं, वो एग्जाम्पल्स देने हैं कि कहाँ पर वो मुगल आर्किटेक्चर में इम्पैक्ट जो है वो मिला। तो आप क्या लिखेंगे, फतेहपुर सीकरी और हुमायूं टॉम्ब, आप अपने आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करेंगे, ठीक है। Indigenous craftsmen contributed richly, creating a unique Indo-Islamic या Indo-Sasanic architectural blend that defined the grandeur of Mughal monuments across India। इस तरह से आपको, ठीक है, तो इस तरह से अगर आप आंसर लिखते हैं तो वही 3 साढ़े 3 नंबर आपको मिले। आपको अगर कोई और क्वेश्चन पूछा जाता है, सैंपल जो है वो सोने पे सुहागा का काम करता है, ठीक है, आपको सीधा सीधा ऐसा नहीं लिखना है कि ये है ये है ये सारे फीचर, ठीक है ना, के अलावा वो चीजें कहाँ पर शो हो रही है वो चीजें भी आप लिखेंगे, तो आपका आंसर हेंस प्रूव कैटेगरी में आएगा, और आपका एडिशनल 1.5 नंबर एग्जामिनर एडिशनल देगा। देन ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया। उसके बाद देखिए आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर मॉडर्न इंडिया से कोई क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं पूछा। इस 10th क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो सीधा सीधा आ गया है वर्ल्ड हिस्ट्री से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आया, एक क्वेश्चन मेडिवल आर्किटेक्चर जो था, आर्किटेक्चर जो था, मेडाइवल कल्चर जो था उससे क्वेश्चन पूछा गया, एक एंशिएंट कल्चर ट्रेडिशन से पूछा गया, एक क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री से पूछा गया, और एक क्वेश्चन राजस्थान कल्चर से पूछा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन आपको 10 मार्कर्स क्वेश्चन, 100 वर्ड के वहां आपको देखने, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का भी देखने को मिलेगा, सेट पैटर्न है आरपीएससी का, बैलेंस पेपर देने को, ठीक है। Throw light on the gradual development of inventions leading to revolutionary changes in the textile industry during industrial revolution। वर्ल्ड हिस्ट्री की जो मैंने कराई है उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अलग से मैंने एक टॉपिक लिया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रिवॉल्यूशन हुई, मतलब मैंने जब जब भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हुई और फिर बाकी सारी को फैली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या इनोवेशन हुए, क्या क्या इन्वेंशन हुए, वो चीजें मैंने आपको बताई थी, और वो ही सारी चीजें यहाँ पर पूछी गई कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंशन जितने भी हुए रिवॉल्यूशनरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऐसा का ऐसा आंसर आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट सारी चीज की वहां पर बताई गई, ठीक है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सॉ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थ्रू की इन्वेंशंस। पहला फ्लाइंग शटल 1733 में बाय जॉन के स्पेड अप वीविंग, यहाँ पर वीविंग स्टार्ट हुई फ्लाइंग शटल,
इसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था वो था स्पिनिंग जेनी, ठीक है। इन्होंने यार्न प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज कर दिया, वीविंग इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर यार्न प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। आप ना सिर्फ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं क्या क्या इन्वेंशन हुए, इसके अलावा उन इन्वेंशन का जो इम्पैक्ट है वो भी लिख रहे हैं। ये आपके अगेन आपके आंसर को सोने पे सुहागा का काम यहाँ पर करता है, और चमक देता है आपके आंसर को, और शाइन प्रोवाइड करता है, क्वालिटी पॉलिश करता है आपके आंसर। तीसरा इन्वेंशन आपने लिखा वाटर फ्रेम, फिर लिखा स्पिनिंग म्यूल, और फिर फाइनली पांचवा इन्वेंशन, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 इन्वेंशन आपने कब कब हुए वो लिख दिया, और उससे क्या चीज स्पीड अप हुई वो चीजें आपने लिख दी। यहाँ पर मैकेनाइज्ड यहाँ पर हुई, या कंबाइंड प्रायर टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर कंबाइन कर दिया कि यार्न प्रोडक्शन भी है, स्पिनिंग भी वहीं हो रही है, वीविंग भी वहीं, ठीक है। और उसके बाद पावर लूम ने क्या किया, ऑटोमेटेड वीविंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी। इस तरह से आपने यहाँ पर क्या बताया कि आपने सबसे पहले तो इन्वेंशन क्या क्या हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और फिर उसके अलावा उन इन्वेंशन से क्या क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़े पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सारी चीजें आप पर हेंस प्रूव कर दी। इन्वेंटर्स कौन थे आप नहीं भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो क्वेश्चन की डिमांड है वो तो आपने सेटिस्फाई कर ही दी है। दीज इन्वेंशंस ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्शन, ने प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म किया, एफिशिएंसी को बूस्ट किया, एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर रखा गया। इस तरह से हमने 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छे से देख लिए, समझ लिए। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर आप अच्छे स्कोर तभी ला सकते हो जब आपके पास नॉलेज है, आपने एक स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे यहाँ पर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंडर्ड बुक्स उठानी है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की आरबीएससी बोर्ड की किताबें, जो क्लास 10 की हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान है, क्लास 9 की फ्रीडम मूवमेंट ऑफ राजस्थान है, वहां से सीधे आप पढ़िए, लिखिए, आपके आंसर्स चमकेंगे अपने आप, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए 4, हमेशा की तरह स्पेलिंग मिस्टेक, वो हम 4 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 11 12 मेडिवल राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आरपीएससी सीधे सीधे पूछ रही, डिस्क्राइब द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मेडिवल राजस्थान। और मुझे लगता है कि इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मेडिवल राजस्थान सीधा सीधा एक टॉपिक दिया हुआ है आपके मेंस के सिलेबस में। पॉइंट नंबर 2 आप देखेंगे, राजा महाराजा वगैरह के बाद लाइन लिखी हुई रेवेन्यू सिस्टम राजस्थान, आपको 100 शब्दों में आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पर, द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मेडिवल राजस्थान वाज प्राइमरीली एग्रेरियन, ये कृषि संबंधित था, कृषि पर बेस्ड था, और बेस्ड ऑन लैंड असेसमेंट, और जो भूमि मापन जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर मेडिवल राजस्थान का पूरा रेवेन्यू सिस्टम, पूरा जो रेवेन्यू वहां पर मिलता था मेडिवल राजस्थान में राजाओं को, जमींदार का बेस्ड रहता है कृषि आधारित और लैंड असेसमेंट। लैंड वाज क्लासिफाइड, जो भूमि है उसको वर्गीकृत किया जाता था, उनका वर्गीकरण किया जाता था बेस्ड ऑन फर्टिलिटी, एंड रेवेन्यू वाज यूजुअली कलेक्टेड इन कैश और काइंड, कैश में या काइंड में कलेक्ट किया जाता था, और फर्टिलिटी के आधार पर बंजर भूमि है तो उसका अलग रेवेन्यू सिस्टम जाता था, और वो लैंड को अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया जाता था। मुगल इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस सिस्टमैटिक मेथड्स लाइक जब्त एंड मेजरमेंट बेस्ड असेसमेंट। राजपूत स्टेट्स रेवेन्यू कलेक्शन वाज मैनेज्ड बाय ठिकानेदार, जागीरदार एंड पटेल, विद द किंग रिसीविंग ए शेयर फ्रॉम द विलेज प्रोड्यूस। होता क्या था देखिए, एक पिरामिड की तरह काम करता था। ये काम करते थे, ये किसान काम करते थे, उन किसानों ने जो फसल बोई उसका 1% जो है वो जाता था जागीरदारों के पास या ठिकानेदारों के पास या पटेल के पास, और वो जो है उस पर्टिकुलर जो लगान वगैरह जो भी उनके पास होती वो राजा को या ब्रिटिश सरकार को वहां पर पहुंचाता। ब्रिटिश सरकार को तो पहुंचेगा, मेडिवल राजस्थान की रेवेन्यू सिस्टम जा रही है, ठीक है, तो राजा तक विद द किंग रिसीविंग अ शेयर फ्रॉम द विलेज, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर मैनेज किया जाता था। आगे बात करते हैं, जागीरदारी एंड भूमिया सिस्टम्स वर प्रोमिनेंट, वेयर नोबल्स कलेक्टेड रेवेन्यू इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विस। जागीरदार जो है और भूमियाज जो हैं वो क्या करते थे, पीजेंट से डायरेक्ट जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और मिलिट्री सर्विस उनको प्रोटेक्शन का वादा वो करते थे। इसके अलावा टैक्सेस जो है वो लिए जाते थे एग्रीकल्चर पर, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी हुई आपकी, अगर 100 किलो अनाज हुआ है खेत में तो आपको 10% उसका देना पड़ेगा, ठीक है, 10% 20%। ट्रेड पे टैक्स थे, वाटर पे टैक्स थे, और कैटल पे पशु धन पर टैक्स था। समटाइम्स फोर्स्ड लेबर बेगार वाज इम्पोज्ड, कि आपको ये कहा जाता था कि आपको जबरदस्ती खेत में जागीरदार के खेत काम करना है, आप ऐसे कुछ नहीं मिलेंगे,
आपको काम कर रहा है तो उसे बेगार कहा जाता था, फोर्स लेबर, बेगार, बिना पैसे के काम। रेवेन्यू ऑफिसर्स मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड इंश्योर्ड रेगुलर कलेक्शन। रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, वो रिकॉर्ड, अब रेवेन्यू ऑफिसर किनके पास है, राजा के पास है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं किस किस का, जागीरदारों को, भूमिया का, लैंड का, कि कहाँ से कितना वो जा रहा है, इंश्योर्ड रेगुलर कलेक्शन। और रेगुलर कलेक्शन किया जाता था किससे किया जाता था, जागीरदार से। जागीरदार किससे कलेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू, किसानों से, ठीक है। द सिस्टम वाज डिसेंट्रलाइज्ड एंड ऑफन एक्सप्लॉइटेटिव, अफेक्टिंग पीजेंट वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, स्पेशली ड्यूरिंग द ड्रॉट्स और इन्वेजन्स। सिस्टम जो था डिसेंट्रलाइज था, देखिए मैंने आपको बताया, राजा है, राजा को सिर्फ मतलब है जागीरदारों, ठीक है। फिर जागीरदार है, जागीरदारों को, जागीरदार सीधे बात कर रहे हैं किससे, पीजेंट से, और वहां से ले, सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। एंड ऑफन एक्सप्लॉइटेटिव, ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी यहाँ पर होती थी। मान लीजिए पैदावार इतनी हुई, पैदावार होने से पहले ही कर दिया गया 30%, और पैदावार ही डिक्लाइन हो गई, कम हो गई, तो पैसा तो देना पड़ेगा, एक्सप्लॉइटेशन ही हो गया एक तरीके से। इसके अलावा पीजेंट के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाता था, सिर्फ ये सोचा जाता था कि कितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो पीजेंट से कलेक्ट कर लिया जाए। और अगर पीजेंट के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होगी, ठीक है। अगर अकाल पड़ रहे हैं या फिर इन्वेजन हो रहे हैं, बाहर से कोई आक्रमण हो, तो तरह से जो रेवेन्यू था वो काम करता था मेडिवल राजस्थान में, ठीक है। ये पिरामिड अगर आप यहाँ पर बना देते हैं और डिटेल में समझाते हैं आपको एडिशनल डन। तो बेसिकली पॉइंट यही है, राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की किताब में भी ये है, ठीक है, क्लास 10th में। लेकिन डिटेल में अगर आपको इसको पढ़ना है तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बहुत ही शानदार साबित हो, सारा ही पेपर लगभग राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी पर बेस्ड था। इस क्वेश्चन को तो इजी कहा जा सकता है क्योंकि सीधा सीधा सिलेबस का पॉइंट कॉपी पेस्ट द रेवेन्यू सिस्टम। आगे चलते हैं। Underline the similarities between the 6th century religious movements and Nirgun Bhakti movement of medieval India in terms of word system and prevalent evils। माने हैं कि बार जो भक्ति मूवमेंट हुए, जो रिलीजियस मूवमेंट हुए, एक तो 6th century BC और एक मेडिवल इंडिया में क्या सिमिलैरिटीज, बात करो वर्ण सिस्टम के बीच और जो, ठीक है। तब सीधे सीधे लिखना है, तो 6th century BC रिलीजियस मूवमेंट्स लाइक बुद्धिज्म, यहाँ पर एग्जांपल लिख दो आप, ठीक है, कि 6th century के जो 6th century BC के जो रिलीजियस मूवमेंट थे वो बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, ठीक है। और निर्गुण भक्ति मूवमेंट था मेडिवल इंडिया का। ये दो अलग अलग हुए, एक तो हो गया 6th century BC का कौन सा, बुद्धिज्म जैनिज्म, और मेडिवल इंडिया का कौन सा हो गया, निर्गुण भक्ति मूवमेंट। उसमें कुछ बहुत सारी सिमिलरिटीज थी क्योंकि वो क्रिटिक थे वर्ण सिस्टम के और सोशल इवल्स के। चाहे आप बुद्धिज्म की बात करो तो वो भी वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे, को क्रिटिसाइज करते थे। जैनिज्म की बात करो वो भी वर्ण सिस्टम और सोशल इवल्स को क्रिटिसाइज करते थे। इनफैक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म का तो बर्थ ही अगेंस्ट ब्राह्मणिकल सोसाइटी की वजह से हुआ था क्योंकि पर ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। पॉइंट दोनों ही चीजों में यहाँ पर एक क्रिटिक पैदा करते हैं। आपको ये एक जो शब्द आपने लिखा, यहाँ पर आपने इसको एक मेजर एक डायरेक्शन दे दिया आंसर को। ये जो आंसर आगे आप 100 वर्ड्स लिखेंगे तो आप वर्ण सिस्टम अगेंस्ट ये दोनों, ठीक है। बोथ दोनों ने क्या किया, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को रिजेक्ट किया। इन दोनों का तो बर्थ ही इसलिए हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्योंकि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था रिलीजन में। रिचुअलिज्म को इन्होंने रिजेक्ट किया कि भाई ये जो रिचुअल्स हैं, यज्ञ वगैरह हैं और पूजा पाठ वगैरह हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, वो भी मेडिवल राजस्थान, मेडिवल इंडिया में निर्गुण भक्ति मूवमेंट हो चाहे बुद्धिज्म जैनिज्म हो, दोनों में ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रिजेक्ट किया गया। और दैट प्रमोटेड बाय द वर्ण हायरार्की। वर्ण हायरार्की जो चार कास्ट है, जो चार वर्ण है, उसमें जो हायरार्की थी कि ये कास्ट ऊपर है, ये कास्ट नीचे है, ये वर्ण ऊपर है, ये वर्ण नीचे, की वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें रिजेक्ट हुई, ठीक है। इसके अलावा रिजेक्ट इन्होंने ये सब चीजें की, एक्सेप्ट क्या किया इन्होंने, एम्फसाइज किया ऑन पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एथिकल लिविंग एंड इनर प्योरिटी ओवर बर्थ बेस्ड सुपीरियरिटी, ठीक है। कि जो वर्ल्ड सिस्टम है वो टोटली बर्थ बेस्ड है, वो नहीं किया इन्होंने। उन्होंने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एथिकल लिविंग और इनर प्योरिटी की बात यहाँ पर की। इस तरह से आपको आंसर फ्रेम, और आगे काफी बातें का क्वेश्चन था, 100 शब्दों में आपको लिखना है, लेकिन यहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिली। रिलीजियस मोमेंट सीधा सीधा सिलेबस में लिखा हुआ था, ठीक है। आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या कोई भी अच्छी किताब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी डिटेल में दी हुई सारी चीजें, एनसीईआरटी
दे एम्फसाइज्ड पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एथिकल लिविंग। अब देखेंगे कि बुद्धिज्म में जो 4 मार्ग बताए गए हैं, ठीक है, जैनिज्म में सम्यक मार्ग और वो सारी चीज़ें बात की गई है, सम्यक जीवन, सम्यक कथन, सारी चीज़ें जो है ये इस तरह बताती हैं कि किस तरह से निर्गुण भक्ति मूवमेंट, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो सिमिलर थे। पॉइंट, बुद्ध एंड महावीरा अपोज्ड एनिमल सेक्रीफाइसेस, जो पशु पक्षियों की जो बलि दी जाती थी उसको अपोज किया गया। नॉन वायलेंस को प्रमोट किया गया, कंपैशन को प्रमोट किया गया, दोनों ही बुद्धिज्म जैनिज्म द्वारा। और निर्गुण संत जो कि कबीर, रविदास, ठीक है, रविदास नहीं, रैदास, ठीक है, कबीर, रैदास और नानक जो थे, उन्होंने आइडल वर्शिप जो है, मूर्ति पूजा को कंडेम किया, सुपरस्टिशन को कंडेम किया, अनटचेबिलिटी, भेदभाव और प्रीसली डोमिनेंस को जो है इन्होंने कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया। जैसा कि प्रीसली डोमिनेंस की जहां बात आती है, इसकी वजह से ही तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ हुआ था, ठीक है। बोथ मूवमेंट फेवर्ड इक्वलिटी, इंक्लूसिविटी, यूनिवर्सल सैल्वेशन, encouraging participation from all social classes, especially the marginalized. Thus, they acted as a powerful voice for social reform and spiritual democratization in their times. ठीक है, तो इस तरह से आपको फ्रेम करना है आंसर की इन चीजों में दोनों ही तरह के मूवमेंट जो थे, चाहे वो 6th सेंचुरी बीसी के मूवमेंट हो, आपने नाम दे दिया बुद्धिज्म जैनिज्म, चाहे वो मिडेवल इंडिया के मूवमेंट, निर्गुण भक्ति वाला जो मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, उन दोनों ने ही किन चीजों को अपोज किया, किन चीजों को कंडेम किया और किन चीजों को उन्होंने प्रमोट करने की बात की, वो सारी चीजें मिलाकर आपको एक कंक्लूसिव आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इस तरह से अगर आपने फ्रेम किया है आंसर, 100 वर्ड्स ये लिखे हैं, ठीक है, इक्विलिटी की बात की है आपने, नॉन वायलेंस कंपेशन की बात की है, प्रीसली डोमिनेंस की बात की है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी की बात, आपको आरपीएससी नंबर देगा ही देगा, ठीक है। कीवर्ड्स हैं कुछ जो लिखना है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी, यूनिवर्सल सैल्वेशन, मार्जिनलाइज्ड की बात, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, सारी कीवर्ड्स हैं जिन पे आरपीएससी आपको ज्यादा मार्क्स देगी। 13 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था 5 नंबर में, तो वो 10 नंबर में यहाँ पे पूछा गया, और महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ ही पूछ लिया, पर्सनैलिटीज और डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इन दोनों ही टॉपिक्स को कंबाइन करके महात्मा गांधी वाज रिलेवेंट टू ईच जनरेशन इन हिज 3 डिकेड्स इन्वॉल्वमेंट इन स्ट्रगल, इल्यूसिडेट विद प्रॉपर एग्जांपल्स। पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का 30 सालों की हिस्ट्री जो है वो कंक्लूजन में पूछ लिया आपसे, और आपको एक एक मूवमेंट के ऊपर उन्होंने 1920 में क्या किया, 1930 में क्या किया, नॉन कॉपरेशन पहले कौन कौन से छोटे मूवमेंट्स उन्होंने पार्ट किया, किस तरह से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हर जनरेशन को, और हर जनरेशन का इन्वॉल्वमेंट उन्होंने सीख किया नेशनल मूवमेंट में, वो सारी बातें आपको यहाँ पर करनी है। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा, जनरलाइज्ड आंसर था, कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं पूछी गई आपसे कि भाई इस चीज के बारे में लिखो, जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था बिहार की एक पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया, बिहार की पूछा गया 5 नंबर। इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, एक जनरलाइज्ड आंसर आपको लिखना है, अब इजीली इसको कर सकते हैं अगर आपने मॉडर्न इंडिया तरीके से पढ़ी है तो। क्या लिखना है यहाँ पे, महात्मा गांधी रेलेवेंस अक्रॉस जनरेशंस ड्यूरिंग 3 डिकेड लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल स्टेम्ड फ्रॉम हिज एबिलिटी टू अडेप्ट हिज स्ट्रेटेजीज, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज को अडेप्ट किया टू द इवॉल्विंग पॉलिटिकल लैंडस्केप वाइल यूनाइटिंग डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इवॉल्व कैसे हुआ, अडेप्ट कैसे की, कि उन्होंने सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जो कि स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जैसे ही वायलेंस बढ़ी वैसे ही चंपारण में, सॉरी, चोरा चोरी में जैसे ही नॉन वायलेंस बढ़ी वैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि उनको नॉन वायलेंस पे काम करना था, ठीक है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गया, और क्विट इंडिया मूवमेंट जब किया गया तब करो या मरो, डू और डाई का उन्होंने नारा दे दिया कि अब तो जो है स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए। तो उनकी स्ट्रेटजी जो है वो हर दशक में इवॉल्व हुई। यहाँ 3 डिकेड्स इन्वॉल्वमेंट की जो बात आ रही है, वो 3 डिकेड इन्वॉल्वमेंट में आपको 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको लिखना है, के बारे में लिखना है, इन्होंने क्या किया, किस तरह से ही मोबिलाइज पीजेंट्स, स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स अगेंस्ट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटिंग स्वदेशी एंड बाइकॉट, ठीक है। दूसरे डिकेड मतलब 1930 में किस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च के जरिए उन्होंने सिंपलाइज्ड मास डिफेंस, एंगेजिंग अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन अलाइक उन्होंने किया, ठीक है। इंक्लूसिव अप्रोच अबाउट वुमेन, दलित्स, माइनॉरिटी, सबको इंक्लूड किया उन्होंने, ठीक है, दलित्स को भी इंक्लूड किया, वुमेन को, माइनॉरिटीज को, यंगस्टर्स को, स्कूल गोइंग जो बच्चे थे उसको भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किया गया 1930 में।
के बाद जो थर्ड डिकेड की हम बात करेंगे 1940 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, इंस्पायर्ड यंगर मोर रेडिकल जनरेशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ऐसे यंग लोग, ऐसे यूथ जो मजबूती से ये कह सके, जिनको ये कहा जा सके कि डू और डाई फॉर योर इंडिपेंडेंस, करो या मरो। ठीक है, उन्होंने नॉन वायलेंस का भी साथ दिया, उन्होंने ट्रुथ, सेल्फ रिलायंस रिमेन्ड अ यूनिफाइंग मॉरल फोर्स। इस तरह से यहाँ पर आप ये तीनों दशक में तीन मूवमेंट और तीन मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हुए आपको इस आंसर को एक दिशा और दशा प्रदान करनी थी। देन इस तरह यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया। चौथा क्वेश्चन 100% आपको लिख के दे सकता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पे पूछा गया होगा, क्योंकि आरपीएससी का सेट पैटर्न है कि 2 नंबर का क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पूछेंगे। पांचवा क्वेश्चन जो कि पूछा गया थर्मोडोरियन रिएक्शन, ये देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा, ये 10 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया वर्ल्ड हिस्ट्री से। और जो 14th नंबर क्वेश्चन है वो भी 100%, ओपियम प्लेड अ मेजर रोल इन द इंपीरियलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइना इल्यूसिडेट, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देन ओपियम प्ले, किस तरह से ओपियम वॉर्स हुई, किस तरह से चाइना का एक्सप्लॉयटेशन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। फर्स्ट ओपियम वॉर होती है 1839 से लेकर 1842 तक। किंग्स गवर्नमेंट एफर्ट्स टू सेपरेट द ट्रेड को सप्रेस किया गया। सोशल, इकोनॉमिक और हेल्थ क्राइसिस जो है वो चाइना में आई ड्यू टू ओपियम एडिक्शन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सारी चीजें आपको लिखनी है। ब्रिटिश ये कंपनी एक्सपोर्ट किया ओपियम, ग्रोथ इन चाइना, कहाँ पर एक्सपोर्ट किया, चाइना में एक्सपोर्ट किया, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिक और हेल्थ क्राइसिस सामने देखने को मिली। फर्स्ट ओपियम वॉर के बारे में आपको लिखना है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ नैनकिंग के बारे में लिखना है। सेकंड ओपियम वॉर 1856 से 1860 के बीच में हुई, फॉरेन कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन इसको कहा गया, मेकिंग ओपियम ए सिंबल ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म इन एशिया। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना था। इकोनॉमिक डोमिनेंस, पॉलिटिकल सब्जेक्शन की बात यहाँ पर करनी है। चाइना की सॉवरेनिटी को वीक किया गया, ह्यूमिलेटिंग फेस था ये पूरा का पूरा। इस तरह से ये आप पीडीएफ में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और इंपीरियलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन चाइना, ये जो एशिया के अंदर आता है, और इंपीरियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका सीधा सीधा टॉपिक था। इसे सीधा ऊपर का टॉपिक है ये ओपियम। ठीक है, ऊपर से चुनो, इजी पॉइंट है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की जो टॉपिक है क्लास 12th की एनसीईआरटी में, वहां से क्वेश्चन उठा है। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी का प्लान कर रहे हैं, तो आपका मेजर टारगेट होना चाहिए सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना। वो आपने कंप्लीट कर ली, आपका मेजर काम हो गया। ठीक है, आप अपने लक्ष्य के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गए। इसी को टारगेट रखते हुए हमारी भी जो क्लासेस हम करवा रहे हैं वो ऑथेंटिक मटेरियल, जो ओरिजिनल कंटेंट है, एनसीईआरटी हो गया, राजस्थान बोर्ड की किताबें हो गया, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबें हो गई, उन पे ही फोकस है पूरा का पूरा। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा एक डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया हिस्ट्री का। और इसी के साथ एक इकोनॉमी सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर बचा हुआ है, इकोनॉमी भी मैं कराऊंगा पेपर 1 का। इसके अलावा ज्योग्राफी, एथिक्स, साइंस एंड टेक, सारी चीज़ें, सब चीज़ों के सॉल्यूशन होंगे। और वो जो सॉल्यूशंस है वो दोनों के लिए, हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेपर दिया है तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह की गलतियां आपने की, और अगर आप आगे आने वाले समय में आरएस मेंस देने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर एस्पिरेंट है, तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी तो आपको कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चन आपको लिखने हैं। सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट आवर गोल, सिलेक्शन इज आवर गोल। और सिलेक्शन कैसे होगा, लिख के होगा, और इन क्वेश्चंस को समझ के होगा कि आरपीएससी क्या डिमांड कर रही है आपसे, किस तरह के क्वेश्चंस वो सिलेबस पर बेस्ड जो किताबें हैं वो पूछ रही। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज्योग्राफी या एथिक्स, साइंस टेक कुछ भी सॉल्यूशन आपको प्रेजेंट करूँ। थैंक यू।